गुड इवनिंग एवरीवन, मैं वरुण सर आप सबका सफलता क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारे अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है वह है आंकड़ों का वर्गीकरण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि आंकड़े क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों का संकलन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों को संकलित करके लाते हैं फिर क्या करते हैं, फिर उसको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं, फिर जाके उसका प्रेजेंटेशन करते हैं उसे, और उसके बाद हम कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो आज का टॉपिक होगा वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक सफलता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लें, और करते ही आप उसमें कला संकाय को जाके सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें 16 अगस्त से आपकी सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अपने आसपास के बच्चों को भी बताएं, 11वीं 12वीं दोनों की क्लासेस होगी, और सभी लोग बने रहें और अपना जो कोविड में जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचें और अपनी तैयारी 12वीं के बोर्ड तक कर लें। और सफलता स्कूल चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक देखते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का व्यवस्थीकरण वर्गीकरण क्या होता है। पहले हम आंकड़े जब इकट्ठा करके लाते हैं तो वो अव्यवस्थित होते हैं। मान लो कोई एक शहर है, उसके हमने कुछ घरों से आंकड़े चुने थे, अब उन आंकड़ों को कुछ लगाना पड़ेगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मेल में, फीमेल में, या सेक्टर वाइज या घर के नंबर वाइज कुछ तो करना पड़ेगा, किसी क्रम में लगाना पड़ेगा, किसी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो ये तरीका हम व्यवस्थीकरण में सीखते हैं क्या क्या करना है। आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात अगला चरण उन्हें व्यवस्थित करना होता है। जिन क्रियाओं के द्वारा अव्यवस्थित अथवा अपरिष्कृत आंकड़ों को सरल एवं समझने योग्य बनाया जाता है उसे व्यवस्थितीकरण कहते हैं। ठीक है, जब हम आंकड़े इकट्ठा करने जाते हैं तो वहां हमने बस इकट्ठा करके ले आते हैं, यहाँ पे हम जरूरत के अनुसार उसे व्यवस्थित करते हैं, अलग अलग रॉ में, अलग अलग कॉलम में, अलग अलग तरीकों में। हम जानेंगे कि हम किन किन तरीकों से व्यवस्थितीकरण करते हैं, किस प्रकार के डाटा को कहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है, सबके बारे में जानेंगे हम अभी। ठीक है, व्यवस्थितीकरण का उद्देश्य आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है जिससे कि उनको सरलता से समझा जा सके, और आंकड़ों का वर्गीकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। अब मान लो आपके पास 100 घर है, 100 घर का कोई डाटा लेके आए हो, तो घर नंबर 1 के बाद घर नंबर 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए। लेकिन जब हम इकट्ठा करने गए थे, 1 के बाद 10 वाले मिल गए, उससे बात कर लिए, 15 वाले मिल गए, फिर उसका डाटा लिख लिया। तो ऐसे हम डाटा लिख के लाए थे, लेकिन वो डाटा हम रख नहीं सकते, उसको पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे कि जब भी समझना हो या कोई भी रिजल्ट निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकें। जानेंगे कितने प्रकार के व्यवस्थितीकरण होते हैं उसके बारे में अभी। गुड इवनिंग आशीष जी। आंकड़ों का वर्गीकरण से आश्रय एक समान वस्तुओं को किसी समूह या वर्गों में व्यवस्थित करने से है। अर्थात आंकड़ों का वर्गीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब मान लो आपके पास एक सब्जी की दुकान पे जाते हैं, सब्जी की दुकान है, उसी का डाटा तैयार करना है उसके एक दिन के मूल्य का, कि अलग अलग दुकानों पे आज सब्जी का क्या मूल्य था। तो हम क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर लेंगे, फिर सब्जी का नाम लिखेंगे, फिर उसका उसमें रेट लिखेंगे, और फिर डेट वाइज लिखेंगे। और हमें एक हफ्ते का एनालिसिस करना है कि कोई सब्जी एक हफ्ते तक कितना ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तौर पे आपको कॉलम और रॉ बना के फिर उसमें करना पड़ेगा, फिर हम आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हम कर रहे हैं, डाटा डेली लिख रहे हैं और उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। हेलो प्रेरणा गुप्ता, गुड इवनिंग। वॉल्यूम टू स्लो, वॉल्यूम तो सही है, आई थिंक वॉल्यूम पूरा है यहाँ। ठीक है, फिर भी चलिए हम चेक करते हैं। इस वर्गीकरण से संकलित सामग्री संक्षिप्त, सरल एवं समझने योग्य बन जाती है एवं उसका उचित प्रदर्शन भी संभव हो पाता है। ठीक है, जब आप किसी भी डाटा का वर्गीकरण सही से करोगे तभी उसे प्रदर्शित भी कर पाओगे, चाहे ग्राफ में करना हो, चाहे चार्ट में करना हो आपको, चाहे जिस तरीके से आलेख वक्र द्वारा, जैसे भी हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि डाटा के साथ हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे हम चार्ट बनाने वाले हैं, कैसे हम उसको डंडा लेख बनाएंगे, आयत चित्र बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। लेकिन वो कब बनाएंगे, जब डाटा व्यवस्थित होगा। अगर आंकड़े व्यवस्थित ही नहीं होंगे तो उसे हम बना ही नहीं पाएंगे फिर उसे। गुड इवनिंग हिमांशी।
प्रिंटिंग मशीन सर्विस, गुड इवनिंग। स्मिथ के अनुसार आंकड़ों को समान गुणों के आधार पर व्यवस्थित करने, वर्गों में प्रस्तुत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण होता ही है जो वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कॉलम बनाते हैं, रो बनाते हैं, हम देखेंगे कितने गुणों के आधार पर बनाते हैं, कभी कभी ईयर्स के आधार पर बनाते हैं। अगर आप पिछले 10 साल में किसी देश का किसी चीज का उत्पादन निकालना हो, अनाजों का उत्पादन, तो फिर कॉलम बनाएंगे 10 साल का, एक कॉलम में अनाज, एक कॉलम में उसका ईयर डालेंगे। तो इस तरीके से करते हैं डाटा का वर्गीकरण, ना कि ऐसे ही बस लिख के छोड़ देते हैं। तो वही हम वर्गीकरण को देखेंगे। वॉल्यूम स्लो आ रही है, स्लो आ रही है, एक सेकेंड। अब सही है वॉल्यूम, एक बार चेक करें। अतुल कुमार राजपूत, गुड इवनिंग। वॉल्यूम सही है अब? कॉर्नर के अनुसार वर्गीकरण आंकड़ों को यथार्थ रूप में या भावनात्मक रूप में समानता अथवा सादृश्यता के आधार पर वर्गों में या विभागों में क्रम अनुसार रखने की क्रिया है। इससे व्यवस्थित इकाइयों की भिन्नता में पाए जाने वाले गुणों में एकता में व्यक्त किया जाता है। मतलब अलग अलग गुणों के आंकड़ों को उसके गुण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, उसके क्रम के अनुसार लगाते हैं, यही वर्गीकरण है, ठीक है। प्रेरणा गुप्ता, अगर आप दोबारा बता सकते हैं वॉल्यूम सही हुआ या नहीं। प्रिंटिंग मशीन साइंस, आप भी बताइए वॉल्यूम सही है या और सही करना है इसको। प्रिंटिंग मशीन सर्विस, जी सर, मतलब ओके है, ओके, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। तो जिनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आंकड़े मतलब क्या है, कैसे, मैं सब अपने सेशन में पढ़ा चुका हूं। सफलता स्कूल पे वीडियो है, आप जाके देखिए, वहां पे मैंने पूरा पढ़ाया है कि अर्थशास्त्र में आंकड़े क्या होते हैं, उसे कैसे इकट्ठा करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और ये सभी क्लास 16 अगस्त से शुरू हो जाएगी आपकी, और प्रॉपर सभी सब्जेक्ट की होगी 11वीं और 12वीं की। तो फटाफट सफलता ऐप को आप डाउनलोड करें और 10+2 में जाके रजिस्टर्ड कर लें। उसमें कला संकाय, विज्ञान संकाय सब है, और सारे सब्जेक्ट फ्री में है, वहां पे बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। नोट, पीडीएफ सब आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे, और 12वीं तक आप हमारे साथ बने रहेंगे और अच्छे से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो फटाफट वहां पहुंच जाइए और उसको बच्चों में शेयर करें, और बच्चों को बताएं जिनके पास जानकारी नहीं है कि ये ऐप क्या है, इस ऐप पे क्या पढ़ाई होती है। पहले सालों में भी हमने अभी 10वीं 12वीं का बोर्ड भी करवाया है, तो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे विजिट करिए और 5 स्टार देना ना भूलें। ओके, थैंक यू। आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं आखिर। तो पहला उद्देश्य है सरल एवं संक्षिप्त बनाना। जब हम डाटा इकट्ठा करने जाते हैं ना, आंकड़े इकट्ठा करने, तो हम आलतू फालतू बहुत सारे डाटा इकट्ठा करके लाते हैं। लेकिन जब हम काम का जो विश्लेषण होता है उसमें कुछ डाटा का ही काम होता है, तो हम संक्षिप्त बनाते हैं, जो काम का डाटा है वही उसमें से लेते हैं, ठीक है। आंकड़ों के वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य अव्यवस्थित एवं जटिल आंकड़ों को संक्षिप्त एवं सरल बनाना है। जो अव्यवस्थित है, कहीं कहीं से आंकड़े उठा लिए हैं, कभी यहां से कभी वहां से, तो उसको व्यवस्थित करना है। समानता एवं असमानता स्पष्ट करना। वर्गीकरण द्वारा आंकड़ों में समांतर एवं असमानता एवं असमानता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें समान गुण धर्म वाले आंकड़ों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। आप कोई मेल फीमेल में अगर हम कर रहे हैं तो मेल को एक कॉलम में, फीमेल को एक कॉलम में, बच्चों को एक कॉलम में डालेंगे, तो उसके गुण के अनुसार उसे हम क्या करते हैं, आंकड़ों को लगाते हैं। यही मेन वर्गीकरण का उद्देश्य भी है। आगे देखें, तुलनात्मक अध्ययन संभव। आंकड़ों के उचित वर्गीकरण एवं व्यवस्थीकरण से इसका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सकता है। मान लो अगर 10 साल का किसी अलग अलग अनाज का उत्पादन दे रखा है, वो अलग अलग तरीके से दे रखा है, कभी 1990 का है, कभी 95 का है, कभी 2003 का है। अब इस तरीके से दे रखा है तो उसको क्या करना है, एक जगह तुलना नहीं हो पाएगी, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही डाटा को जब हम रो और कॉलम में लगा देते हैं तो आप बिल्कुल तुलना कर पाओगे कौन से साल में ज्यादा है, कौन से साल में कम है, कितना कम है और कितना ज्यादा है, तो ये आप कर पाओगे। अगला है अनावश्यक आंकड़ों का उन्मूलन। जो फालतू आंकड़े हमने जो इकट्ठा कर लिए उसको हटा के आंकड़ों को थोड़ा छोटा करते हैं। इसमें उपयोगिता बढ़ाना। वर्गीकरण आंकड़ों को एक निश्चित स्थान प्रदान करके उन्हें वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है,
जिससे उनका अध्ययन आसान हो जाता है एवं उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप आंकड़ों को वर्गीकरण करते हो तो उसकी उपयोगिता बढ़ती है, तब कोई भी आंकड़ों को देख के कोई निष्कर्ष निकाल पाता है, अन्यथा वो आंकड़े किसी काम के नहीं, तो कच्चे रॉ मटेरियल होते हैं। कच्चे पदार्थ को जैसे कि पूर्ण पदार्थ में तब्दील करने की विधि होती है, वही है कि जो आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं वो कच्चे हैं, उसे उपयोग में लाना है तो उसे वर्गीकरण करना अनिवार्य होगा आपको। सारणीयन आधार पर प्रस्तुत करना, वर्गीकरण की सहायता से सारणीयन अथवा भावी विश्लेषण की क्रियाओं को करने में प्रस्तुत किया जाता है। आप ध्यान से देखे होंगे जब आपने 9th 10th में माध्य माध्यिका बहुलक निकाली होगी, कल भी मैंने माध्य पढ़ाया था आपको, तो माध्य कब निकलेगा या कोई भी प्रक्रिया कब कर पाएंगे, जब आपके आंकड़े किसी सारणी में होंगे, टेबल में होंगे, प्रॉपर क्रम में होंगे, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा आप कैसे माध्य माध्यिका निकालोगे। ठीक है, तो किसी भी विश्लेषण के लिए भी आंकड़ों का वर्गीकृत होना और सारणीयन होना उसका बहुत ही जरूरी है। एक आदर्श वर्गीकरण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले इकाई वर्ग का विभाजन। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक इकाई को किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित किया जा सके। यदि कुछ इकाइयां जो किसी भी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जा सकती है तो उनके लिए एक विविध वर्ग बनाना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अदर्स कैटेगरी भी होते हैं। अगर मान लो ऑप्शन है, जो कोई फॉर्म भरवाते हैं ऑप्शन, उसमें लिखा होता है कि आप इन राज्यों में, जैसे आपको 5 जगहों का ऑप्शन देता है कि इस 5 जगह के आप रहने वाले हैं तो उसमें टिक करें, और नहीं आप 5 के अलावे भी अगर छठे जगह के, उसके लिए एक अदर्स का ऑप्शन आता है, अदर्स में जाइए, अदर्स को टिक करिए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन आपको देना है तो ऑप्शन अगर आप सब आंकड़ों को देख के सारे ऑप्शन बनाइए, लेकिन अगर उस आंकड़ों में से कुछ आंकड़े किसी ऑप्शन को मैच नहीं करते हैं तो एक एक्स्ट्रा कॉलम को क्रिएट कीजिए जिसका नाम होगा विविध, अदर्स होगा उसका नाम। ठीक है, तो वो क्रिएट करना जरूरी होता है जिससे कि सारे आंकड़े आपके वर्गीकृत हो सके, कोई भी आंकड़ा बचे नहीं। अस्पष्टता, वर्गीकरण स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाएगी इस संबंध में कोई भी संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जितने आंकड़े हैं सब किसी न किसी वर्ग में जाने ही चाहिए। अगर वो किसी वर्ग में नहीं जा रहे हैं तो यानी कि हमारा जो टेबल हमने बनाया है वर्गीकरण के लिए वो गलत बनाया है। तो टेबल ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि सभी आंकड़ों को किसी न किसी वर्ग में हम रख सकें। स्थिरता, वर्गीकरण में एक बार यह निश्चित कर लेना चाहिए कि अंक समूह में कितने वर्ग होंगे एवं प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से पद सम्मिलित होंगे। एक बार आपने वर्गीकरण कर लिया, जैसे कि हमारे पास एक स्कूल के 100 बच्चों का डाटा है जिसके नंबर्स कितने आए हैं, तो हमने वर्ग बना दिया 0 से 10 नंबर कितने बच्चों का आया, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, 60 से 70, 90 से 100, ऐसे हमने वर्ग बना दिया। तो हर वर्ग में हर बच्चा जाएगा। अब उस वर्ग में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अब अपनी मर्जी से पता चला कभी हमने 90 से 95 का वर्ग क्रिएट कर दिया, नहीं, समानता होनी चाहिए शुरू से लेकर अंत तक वर्ग में, और उस वर्ग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद लोचशीलता, वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि परिवर्तित परिस्थितियों में भी इसी के अनुरूप वर्गों का घटाया एवं बढ़ाया जा सके। ठीक है, वर्ग ऐसे बनने चाहिए अगर आंकड़े अधिक भी आ जाते हैं, ठीक है, या कम भी होते हैं तो उसी में एडजस्ट हो सके। उसके लिए आप पूरा आपको टेबल नहीं डिलीट करना पड़े, टेबल ऐसा होना चाहिए उस टेबल में घटा सको बढ़ा सको आप। उसके बाद सजातीयता, प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयां समान गुणों वाली होनी चाहिए। अगर हम बच्चों का ही एक कॉलम बनाते हैं रोल नंबर का, तो रोल नंबर में रोल नंबर ही डालना चाहिए, ना कि उसके हम विषय का नाम लिख देंगे। जहां सब्जेक्ट नेम है वहां सब्जेक्ट नेम ही आना चाहिए, एड्रेस है तो एड्रेस ही आना चाहिए, फादर नेम है तो फादर नेम ही आना चाहिए। यानी कि जिस कॉलम को हमने जिस लिए बनाया है, ऊपर में जो हमने डाला है उसका हेडिंग, उसमें वही आंकड़े फिट करने चाहिए, नहीं तो आपकी किसी काम का ये वर्गीकरण नहीं रह जाएगा। आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार क्या है, किन किन आधार पे हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र के आधार पे या भौगोलिक आधार पे भी वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वर्गीकरण में तथ्यों को क्षेत्र या भौगोलिक भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए आपके सामने एक वर्गीकरण है, ठीक है, राज्य है और चावल की उपज है, इसको हम भौगोलिक वर्गीकरण की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किसी एक विशिष्ट साल में चावल की उपज दी गई है। ठीक है, केरल में 860,
880, 70, 50 दे रखा है। तो इसे हम भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। जब क्षेत्र के आधार पे कोई टेबल बनाते हैं हम, जगह के आधार पे, जगह के नाम के आधार पे जब हम टेबल बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे। अगर वर्गीकरण का आगे का प्रकार देखें, अगर हम समय के आधार पर वर्गीकरण करें, जब समंकों का वर्गीकरण समय के आधार पर जैसे साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक पर किया जाए तो इसको हम समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। और इस प्रकार के वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप से रखेंगे, जैसे वर्ष 15, 16, 17, ठीक है, एक उद्योग का उत्पादन है जिसमें 10, 12, 15 टन का उत्पादन हुआ है। यानी कि हम क्षेत्र के आधार पे करते हैं वर्गीकरण या हम समय के आधार पे कर रहे हैं। आगे और भी वर्गीकरण हम देखेंगे किस किस आधार पे हम कर सकते हैं। आगे देखें तो गुणात्मक वर्गीकरण ये थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि वहां पे अंकों का वर्गीकरण था कि कहीं पे चावल की उपज आ रही थी, कहीं पे आपको उत्पादन आ रहा था, तो संख्या में उसे हम ले जाए। तो हर आंकड़े संख्या में नहीं होते, ठीक है, कुछ आंकड़े गुण में भी होते। तो गुणों का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। गुण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुंदरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति, धर्म, मेल फीमेल सब होगा। इन्हें मापा नहीं जा सकता, इनका गुणात्मक वर्गीकरण होता है। तो कैसे करेंगे हम गुणात्मक वर्गीकरण, तो वो देखते हैं हम। सुरेंद्र पाल यादव जी नमस्ते, लेट हो गए हैं आप, नमस्कार जी। साधारण वर्गीकरण या द्विभाजन वर्गीकरण, ये क्या होता है, जब तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को साधारण या द्विभाजन वर्गीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत उन इकाइयों को जिनमें गुण विद्यमान होता है उन्हें एक वर्ग में, तथा उन इकाइयों में जिसमें नहीं होता है उसमें दूसरे वर्ग में, यस नो टाइप का। ठीक है, आपसे पूछता है कोई कि आपको इंग्लिश आती है, हाँ में टिक करो या ना में टिक करो। जब यस नो दो ही कॉलम आपके पास दिया जाता है गुणों का, तो इससे द्विवर्गीकरण लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जनसंख्या के आधार पे पुरुष या स्त्री, ठीक है, पुरुष में अगर हम साक्षर और निरक्षर का टेबल बनाते हैं, स्त्री में भी साक्षर निरक्षर का बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वर्गीकरण कहलाता है, ये साधारण वर्गीकरण है। द्विभाजन मतलब दो टुकड़ों में बांटना, वर्गीकरण को हम दो टुकड़ों में बांट रहे हैं। जनसंख्या को पुरुष और स्त्री में बांट दिया, पुरुष में भी साक्षर निरक्षर लगाया और स्त्री में भी साक्षर निरक्षर। अब एक कॉलम तैयार कर लेंगे, आप उस हिसाब से कॉलम में सारे डाटा फिट कर देंगे हम। तो ये एक गुण वाले वर्गीकरण हो गए। गुड इवनिंग रॉकिंग मोहित नेगी। ठीक है, आगे देखते हैं बहुगुणी वर्गीकरण, मतलब जब कई गुणों की चर्चा हो रही हो तो ऐसी स्थिति को बहुगुणी कहते हैं। जैसे इसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक गुण के आधार पर दो उपवर्ग बनाए जाते हैं और इसके पश्चात किसी अन्य गुण के आधार पर दो उपवर्ग बनाए जाते हैं। इस प्रकार कई वर्ग या उपवर्ग बन जाते हैं, बहुत सारे कॉलम और रो बनेंगे। कैसे देखते हैं इसमें हम, जैसे जनसंख्या है आपकी बार, पुरुष और स्त्री, पहले हमने बनाया था साक्षर और निरक्षर। अब हमें कुछ और भी लगाना है, कितने साक्षर में विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, निरक्षर में भी कितने विवाहित अविवाहित हैं, ऐसे ही साक्षर में कितने विवाहित हैं अविवाहित हैं। इस टाइप का अगर हम बनाना शुरू कर दें, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बहुगुणी। हम दो गुण ले रहे हैं, एक गुण तो हम ले रहे हैं इसमें साक्षर निरक्षर का, दूसरा गुण हमने विवाहित और अविवाहित का भी लिया है, तो ये बहुगुणी वर्गीकरण हो गया। जब हम एक गुणी कर रहे थे किसी एक गुण की बात कर रहे थे, जब हम बहुगुणी की बात कर रहे हैं तो कई गुणों की बात कर रहे हैं। तो ये होता है बहुगुणी वर्गीकरण। आवाज कम आ रही है, से कैसे कम आ रही है भाई, हेलो। अब रॉकिंग मैगी जी आप चेक करें आवाज पूरी है। अगला होता है संख्यात्मक या मात्रात्मक वर्गीकरण। वर्गीकरण संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण वर्गांतरों के अनुसार समंकों के विस्तार के आधार पर किया जाता है। इसमें एक संख्या लगाया जाता है आपको। इस प्रकार का वर्गीकरण केवल उन्हीं दशाओं में संभव है जहां तथ्यों को संख्याओं में वर्णित किया जा सकता है, जैसे आय, वजन, आयु, प्राप्तांक, ऊंचाई। जैसे आय, अब आय में लेंगे कि हम जिसकी इनकम 10,000 से 20,000 के बीच है, एक बना दिया, जिसकी इनकम 30,000 से 40,000 तक की है। ठीक है, तो इस तरीके से
इसका यह वजन, जिसकी वजन 60 किलो है, जिसकी 40 किलो है, मतलब जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे वर्गीकरण को हम संख्यात्मक वर्गीकरण की श्रेणी में लेंगे। ओके, थैंक यू नेगी। ठीक है, तो यह संख्यात्मक वर्गीकरण होता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो आय है किसी का 10,000, तो 10,000 आय वाले को एक कॉलम में, 20,000 आय वाले को दूसरे कॉलम में, अलग अलग कॉलम में रखेंगे हम। तो ये वर्गीकरण होता है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, ये चीज पिछले क्लासों में हम जब आंकड़े के टाइप पढ़े थे कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं, फिर द्वितीयक आंकड़े होते हैं, पहले हम आंकड़ों को इकट्ठा करके लाते हैं, आंकड़े की इकट्ठा करने की सारी स्थिति बताई थी हमने, सारी विधि बताई थी आपको, कौन कौन से विधि से हम आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए क्लास में, पूरी क्लास चलेगी प्रॉपर आपकी 16 अगस्त से सफलता ऐप पे। तो सफलता ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट करें और उसमें जाके कला संकाय को सब्सक्राइब करें। सभी विषय क्लास उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, नोट PDF टेस्ट सब होंगे वहां पे, 11वीं 12वीं दोनों क्लास चलेगी। बच्चों में शेयर करें और उसे 5 स्टार देना ना भूलें, और सफलता स्कूल चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं हम अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।